तो आज हम एमडी कैट केमिस्ट्री में चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कर लिया है और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो है हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम की साख ये एक चैप्टर है और पीएमडीसी सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं इसके, तो इसमें हम डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे, ऑर्बिटल को कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वो टॉपिक्स हैं जो मेन टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी इसके अंदर ज़्यादा है, तो इसको हम लोग रीड आउट करेंगे इस चैप्टर को आज। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन वगैरह इसकी चीज़ें देखेंगे। इसके एमसीक्यूज़ तो शायद ना कर पाएँ, जस्ट थ्योरी हो पाएगी, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है तो उसमें थ्योरी हमें पढ़नी पड़ेगी। सही है, तो बाकी इसका है कि जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको वर्डिंग आप चाहे तो उसको बहुत सारा है, आई थिंक उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको आप रीड कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो व्हाट्सएप नंबर तो मेरा आपके पास है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0300-215-2272। ठीक है, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको इसका पीडीएफ जो है ना वो भेज दूँगा। तो घर पे भले आप इसको लिख लें, ना लिखना है तो आप डायरेक्टली लैपटॉप या मोबाइल से पढ़ लें, तो बेहतर होगा इसके बजाय कि हम ये सारा का सारा लिखें, क्योंकि काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, इसमें हाथ दर्द हो जाएगा आपको लिखते लिखते। बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, और थ्योरी है, ज़्यादातर समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो पॉइंट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे। चूँकि एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग डील करते हैं डिफरेंट डिस्कवरीज़ के बारे में, इसमें हमें डील करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमें डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में डील करना पड़ता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर हुए। तो इसमें हमें मेन जो टॉपिक है पीएमडीसी के अंदर, इसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की डिस्कवरी हमें जो है वो पढ़नी होती है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो एक जर्मन फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम था यूजीन गोल्डस्टीन। इन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, और 1886 में उन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। तो प्रोटॉन्स को हम लोग पॉजिटिव रेस भी कहते हैं और कैनाल रेस भी इनको कहा जाता है, एक ही बात है। तो और एपरेटस का यूज़ किया था इसके लिए, डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया था, लेकिन उसके अंदर एक्सट्रीमली फाइन होल्स, छोटे छोटे होल्स उसके अंदर थे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो प्रोसीजर क्या होता है, व्हेन अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट व्हाइल कैथोड रेज आर ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम कैथोड, देयर आर अदर रेज प्रोड्यूस एट द सेम टाइम मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव रेज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैनल रेज सिंस दे पास थ्रू द कैनल्स और होल्स इन द कैथोड। तो ये इसकी में क्या है कि डिस्चार्ज ट्यूब हम लोग जो है वो उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, ग्लास ट्यूब एक होती है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर हम कोई भी गैस फिलअप कर देते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो सकता है इससे, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनोड की तरफ मूव करते हैं कैथोड से, इनको कैथोड रेस कहते हैं, या फिर इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने नहीं की थी, उसकी डिस्कवरी जो है वो विलियम क्रूक ने की थी। तो लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन, तो डब्ल्यू क्रूक ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, या फिर इनको हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया था भाई, कैथोड रेस को डिस्कवर किया था। लेकिन प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था यूजीन गोल्डस्टीन, जो एक जर्मन साइंटिस्ट था। उसने क्या किया था, उसने एपरेटस के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की थी। उसने जो कैथोड यूज़ किया था, उस कैथोड में, जैसे कैथोड है नेगेटिव चार्ज, दिस इज कैथोड, उस कैथोड पे उसने क्या कर दिया था, परफोरेशन कर दी थी, सुराख कर दी थी। रीज़न क्या था परफोरेशन करने का, चूँकि आपको पता है कि एक प्रोटॉन जो है ना वो 1836 इलेक्ट्रॉन्स के भारी होता है, और एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1836। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, इलेक्ट्रिक करंट गुजारने पर जो है वो जब एनोड कैथोड मतलब रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड तरफ मूव करते हैं, कैथोड और ये मतलब पॉजिटिव रेज और नेगेटिव रेज, तो इलेक्ट्रॉन्स तो स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो वो एनोड से आर पार हो जाते हैं। लेकिन जो
हमारे पास प्रोटॉन होता है ना, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होता है, तो वो क्या होता है, वो कैथोड से आर पार नहीं हो पाता। इसी वजह से उसने क्या किया, उसमें होल्स कर दिए, सुराख कर दिए कैथोड में, जिससे क्या हुआ कि प्रोटॉन्स जो थे वो उसके अंदर से आर पार हो गए और बैक साइड पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी ZnS की। इसमें जैसी बैक साइड पे ये टकराए जाकर एनोड रेस, तो यहाँ पर रेड कलर का, लाल रंग का एक ग्लो हुआ। इस ग्लो से ये पता लगा कि चूँकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव कर रहे हैं, तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी एटम के अंदर हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनको पॉजिटिव रेस का नाम दिया गया, एनोड रेस का नाम दिया गया, प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। इन्हीं को कैनल रेस का नाम भी देते हैं, कैनल रेस। अब कैनल रेस क्यों कहते हैं इनको, चूँकि जब ये परफोरेशन में से निकलती है ना, तो कैनल जैसे नहर हो ना, दरिया में से एक नहर निकल रही होती है, तो इस तरह से जो है ना एक सीधी लाइन में एक नहर की सूरत में, कैनल की सूरत में निकलती है। दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कैनल रेस। तो ये पहला टॉपिक हमारे पास है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। फिर से मैं बताऊँ मेन पॉइंट्स क्या इसके हैं कि प्रोटॉन डिस्कवर किसने किया, तो यूजीन गोल्डस्टीन ने किया, जर्मन फिजिसिस्ट थे। 1886 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। डिस्कवर करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया गया। डिस्चार्ज ट्यूब पर जो कैथोड यूज़ किया गया वो परफोरेटेड यूज़ किया गया। परफोरेटेड यूज़ करने की वजह ये थी कि उसमें जो प्रोटॉन का साइज़ बड़ा होता है तो वो आराम से आर पार हो जाए उससे। और जब हमारे पास, जब हमने करंट पास किया डिस्चार्ज ट्यूब से, तो हमें कैथोड के बैक साइड पर एक ग्लो, रेड कलर का एक ग्लो मिला, जो कंफर्म करता है एटम के अंदर प्रोटॉन की प्रेजेंस को। चूँकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो उसका मतलब जो प्रोटॉन्स हैं उनका खुद पॉजिटिव चार्ज है, चूँकि अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए? तो ये कुछ चीज़ें हैं, बस ये याद रखनी है, बस पॉइंट्स रट्टा नहीं मारना है, कुछ पॉइंट्स याद कर लें कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आपका हो जाएगा। और मैं आगे सबको ये डायग्राम वगैरह तो ऐसे मैंने समझाने के लिए बनाया, आपको ये टेस्ट में नहीं बनाना पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का। पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में। अब इसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, तो डिस्कवरी को प्रॉपर्टीज़ के साथ देखना है। तो अब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं पॉजिटिव रेस की, प्रोटॉन की। तो तकरीबन ये 7 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास है, ये दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स कैथोड। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं एनोड रेस, कैथोड रेस, सारे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं और एनोड से कैथोड की तरफ सफ़र करते हैं। और कैसे पता है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, चूँकि शार्प शैडो कॉज करते हैं। तो जब शार्प शैडो बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, रेडिएशंस अगर शार्प शैडो बना रही हैं, इसका मतलब वो रेडिएशंस स्ट्रेट लाइन में सीधी लकीर में सफ़र कर रही हैं। तो लाइट रेस, कैथोड रेस, एनोड रेस, ये सब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, सीधी लाइन में जाती हैं एनोड से कैथोड की जानिब। सेकेंड पॉइंट है दे शो डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट शोज दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जब लगाई जाती है, जब हमने, जैसे कि ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और मान लेते हैं कि ये हमारा परफोरेटेड कैथोड है और ये पॉजिटिव रेस है जो यहाँ से पास हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड अटैच कर दो, एक हाई पावर मैग्नेट लगा दो ना, जैसे कि हॉर्स शू मैग्नेट अगर हम लगा देते हैं, एक है मैग्नेट के, आपको पता है 2 पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये जो पार्टिकल है पॉजिटिव रेस, ये किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। नेगेटिव रिफ्लेक्शन ये शो करेगा कि इनका खुद का चार्ज कैसा है, भी पॉजिटिव। तो ये सेकंड पॉइंट ये हो गया कि डिफ्लेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की जानिब। थर्ड, दे कॉज फ्लैश अपॉन जिंक सल्फाइड प्लेट। जिंक सल्फाइड प्लेट पर जब टकराते हैं तो फ्लैश करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो बैक साइड है ना, ये कैथोड की जो बैक साइड है, इस पर कोटिंग कर देते हैं जिंक सल्फाइड के, ZnS की। अब जिंक सल्फाइड जो होता है ना, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। जब इस पर एनोड रेस या कैथोड रेस टकराते हैं तो क्या करता है बेटा, ये ग्लो करता है, एक चमक दिखाई देती है। तो वही लिखा हुआ दे कॉज फ्लैश अपॉन जिंक सल्फाइड प्लेट। जब ये टकराते हैं जाकर जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर, तो ये फ्लैश करते हैं, चमकते हैं, ग्लो करते हैं। नेक्स्ट है दे E/M रेशो वेव्स वेरी विद द रेजिडुअल गैस। रेजिडुअल गैस से मुराद जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है, इनका जो E/M रेशो है। अभी E/M रेशो क्या होता है, E/M रेशो पढ़ा होगा आपने कभी उसके बारे में। क्या होता है ये, चार्ज टू मास रेशो। एनोड रेस, कैथोड रेस किसी का भी निकाल सकते हैं। अब हमने, जब हम कैथोड रेस पढ़ते हैं ना, कैथोड रेस के लिए हम पढ़ते हैं कि जो चार्ज टू मास रेशो है, E/M रेशो है, वो सेम होता है
हम कैथोड रेज में पढ़ते हैं कि चार्ज टू मास रेशियो तमाम गैसेस के लिए सेम होता है। चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज का कैसे निकलेगा? अगर हमें कैथोड रेज का निकालना है तो कैथोड रेज के चार्ज को, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 उसको डिवाइड कर दें इलेक्ट्रॉन के मास से 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। ये कूलम आ गया, ये kg में आ गया, तो 1.7588 एक्सपोनेंट 11 कूलम पर kg ये आ जाता हमारे पास है। ये फिक्स होता है कैथोड रेज के लिए जो चार्ज टू मास रेशियो होता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव रेज की बात करें ना तो चार्ज टू मास रेशियो हर गैस के लिए डिफरेंट रहता है। रीज़न ये होता है कि जब हम कैथोड रेज की बात करते हैं तो कैथोड रेज से मुराद हमारे पास क्या है बेटा? इससे मुराद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉजिटिव रेज की या जब हम बात करते हैं एनोड रेज की तो उससे मुराद हमारी जो है ना वो प्रोटॉन नहीं होता, उससे मुराद होती है हमारे न्यूक्लियस। चूँकि जो मूव करके जा रहा है ना इस तरफ, ये प्रोटॉन नहीं है असल में, ये पूरा एक एटम का न्यूक्लियस है। क्योंकि प्रोटॉन तो कभी इजेक्ट नहीं होता है न्यूक्लियस के अंदर से, क्योंकि पूरा न्यूक्लियस जा रहा होता है। पॉजिटिव रेज न्यूक्लियस ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं और आपको पता है कि हर न्यूक्लियस का जो मास है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए चार्ज टू मास रेशियो जब निकालते हैं तो क्या निकल जाता है हमारे पास? उसकी वैल्यू हमारे पास चेंज निकलती है। हाइड्रोजन के लिए अलग होगी, ऑक्सीजन के लिए अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए अलग होगी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चौथे पॉइंट में क्या मतलब है कि देयर ई बाइम रेशियो वेरीज विद द रेजिडुअल गैस। जो उसके अंदर रिसाइड कर रही है गैस, जो मौजूद है गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, उस पर डिपेंड करेगी चार्ज टू मास रेशियो। फिक्स या कांस्टेंट नहीं है कैथोड रेज की तरह। सही है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है देयर ई बाइम रेशियो इज मैक्सिमम इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में ये मैक्सिमम होगी। क्यों होगी? चूँकि ई बाइम है ना, ई अपॉन एम। अब नीचे आपको पता है डेनोमिनेटर में मास आ रहा है, मास जितना ज़्यादा होगा ओवरऑल वैल्यू इतनी कम होगी ई बाइम की। अगर नीचे डेनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम होती शुरू कम होती रहेगी। तो सबसे कम मास किस एटम का होता है? हाइड्रोजन का होता है। सिंपल सी बात है। इसलिए हाइड्रोजन मतलब अगर यहाँ पर हाइड्रोजन का मास रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू सबसे कम निकल करेगी तमाम गैसेस में। इसी के मुकाबले में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा निकल कर आएगी। क्योंकि सबसे छोटा नंबर रखेंगे ना, छोटा नंबर रखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ी आएगी। तो हाइड्रोजन के केस में ई बाइम रेशियो मैक्सिमम आएगा और बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह रखेंगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रख के एमसीक्यू में पूछते हैं कि जो पॉजिटिव रेज हैं उनका ई बाइम रेशियो मैक्सिमम हाइड्रोजन के केस में होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है गैस पर। अब कितना होता है ये नहीं बताना, बस मैक्सिमम होता है। छठा पॉइंट, देयर ई बाइम रेशियो इज स्मॉलर देन दैट ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रे के मुकाबले में इनके चार्ज टू मास रेशियो कम होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, प्रोटॉन का मास तो ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो ई बाइम रेशियो कैथोड रेज की मिनिमम आएगी और एनोड रेज की ज़्यादा आएगी। सही बात है ना भाई? क्योंकि मास का फ़र्क है। अब नीचे यहाँ डेनोमिनेटर में बहुत छोटी वैल्यू है, जबकि यहाँ डेनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आएगी। प्रोटॉन का मास आएगा ना इसके अंदर, तो ई बाइम रेशियो ऑफ प्रोटॉन है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो चार्ज टू मास रेशियो पॉजिटिव रेज का है, कैथोड रेज, एनोड रेज का है, वो कैथोड रेज से कम होता है। ये सारे कनेक्टेड बातें, 1 2 3 ये सारी कनेक्टेड बातें। सातवां पॉइंट है दीज रेज कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। ये जो रेडिएशन है ये प्रोटॉन पर मुश्तमिल है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड। अच्छा, अगर हाइड्रोजन गैस यूज़ करेंगे तो फिर प्रोटॉन पर मुश्तमिल हो जाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के न्यूक्लियस में क्या होता है? जैसे एक प्रोटॉन होता है। लेकिन अगर बाकी हम तमाम गैसेज नाइट्रोजन या ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो उस केस में हमारे पास फिर वो प्रोटॉन नहीं होंगे बल्कि पूरे के पूरे न्यूक्लियस होंगे। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस वाहिद न्यूक्लियस है जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि दीज रेज कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड हैविंग मास 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने भी बताया कि प्रोटॉन का जो मास है वो 1836 गुना ज़्यादा है किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। तो बहुत आसान पॉइंट है, ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। कैथोड के एनोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं, जिंक सल्फाइड प्लेट पर फ्लैश क्रिएट करती हैं। चार्ज टू मास रेशियो हर गैस के लिए डिफरेंट रहता है। हाइड्रोजन के केस में मैक्सिमम आ जाता है और कैथोड रेज के मुकाबले में कम रहता है। और इसके अलावा जो है 1836 गुना भारी होता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। समझ गया सारे प्रॉपर्टीज़ प्रोटॉन्स की या पॉजिटिव रेज की। तो मसला तो बस इसमें याद, इसको लिख लेना घर पे आप, अभी इसको नाले को बहुत टाइम लगे। ठीक है, स्लाइड में भेज दूंगा, उससे देख लेना। सही है, और पूरा टाइम में लिखने में निकल जाएगा क्लास में, समझ नहीं पाएंगे।
आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, दिस इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आपको पता है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। ईयर 1900 में उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी टू एक्सप्लेन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशंस कैसे एब्जॉर्ब या जो है वो एमिट होती हैं या ठीक है या फिर रिलीज़ होती हैं। अब ये मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? चूँकि इसी को इस्तेमाल किया था नील्स बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल को देने के लिए, इसी वजह से मैक्स प्लांक को पढ़ा जाता है, क्योंकि मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया था बोहर ने। बोहर आगे आएगा, ठीक है, आगे टॉपिक आएगा। अब मेन पोस्टुलेट्स याद रखें इस थ्योरी के बच्चों। क्या मेन पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। रेडिएशन जो निकलते हैं, एनर्जी जो निकलती है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस मैनर में एमिट या एब्जॉर्ब होती है, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होती है। इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में। ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम या क्वांटा, तभी क्वांटम थ्योरी कहते हैं, विच हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन केस ऑफ लाइट रेडिएशन द क्वांटम इज कॉल्ड फोटोन। मतलब जो भी एनर्जी, जैसे एक बल्ब है उससे रोशनी निकल रही है, या ये प्रोजेक्टर है उसके उससे रोशनी सामने से निकल रही है। अब जो लाइट एमिट होती है ना, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स की सूरत में खारिज होती है। उन पैकेट्स को हम लोग कहते हैं क्वांटा या क्वांटम, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्वांटम्स होते हैं, चाहे वो एक्स रेज हों, विजिबल रेडिएशंस हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो, रेडियो वेव्स हो, माइक्रोवेव्स हो, जितने भी रेडिएशंस हैं वो सब के सब क्वांटा की सूरत में एमिट होते हैं, क्वांटम की सूरत में एमिट होते हैं। लेकिन जो लाइट है ना, लाइट के क्वांटम को स्पेशल नाम हम देते हैं क्या भाई? फोटोन। लाइट के मतलब बाकी सब के सिर्फ क्वांटम होता है, लेकिन लाइट के क्वांटम को फोटोन कहा जाता है, ये स्पेशल नाम दे दिया उसको, ठीक है। तो जो भी एनर्जी है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस मैनर में एमिट होती है, कंटिन्यूअस मैनर में एमिट नहीं होती। समझ गए पॉइंट? सेकंड, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो एनर्जी होगी क्वांटम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन की। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये न्यू का सिंबल है ना, और न्यू क्या शो करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जब हम प्रोपोर्शनली हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो यहाँ हम कॉन्स्टेंट क्या लगाते हैं? एच कॉन्स्टेंट होता है, प्लांक कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड। तो ये दो पॉइंट याद रखना है। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक ने पेश किया, जर्मन साइंटिस्ट थे, 1900 में पेश किया। ये थ्योरी के दो पॉइंट, सबसे पहला कि जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वो क्वांटा की सूरत में होती है, पैकेट्स की सूरत में होती है, और लाइट के जो क्वांटा होता है उसको फोटोन कहा जाता है। और जो भी एनर्जी रेडिएट हो रही है लाइट की फॉर्म में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। और इसी से हम लोग एक इक्वेशन निकालते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग प्लांक्स इक्वेशन कहते हैं, बहुत मशहूर है। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज प्लांक्स इक्वेशन। यहाँ पर जो एच आता है कांस्टेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू याद रख लीजिएगा 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34। क्लियर है? समझ में आ गया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इसी को बोहर इस्तेमाल करेंगे अपनी डेरिवेशन या अपनी जो थ्योरी है उसके लिए। तो मसला यहाँ तक समझ में आ गया पूरा? ये रट्टा नहीं मारना, इसको एक बार समझ लिया बस आपने, काफ़ी। मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है तो इजीली पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या लिखा। सही है। बोर्ड में लिखने में टाइम बहुत लगता है, दैट्स व्हाई मैंने प्रोजेक्टर चलाया हुआ है। जल्दी हो जाएगा सिर्फ चैप्टर, वरना बहुत लंबा चैप्टर 1 महीने ही खा जाएगा सिर्फ। जल्दी करना है तो फिर आपको भी तेज़ी में जाना पड़ेगा। आप घर पे जब मैं स्लाइड भेजूँ तो आप इसको ओवरऑल थोरोली रीड करो उसको दोबारा से। कुछ अपनी तरफ से मेन पॉइंट लिखना है तो आप लिख लो, आपको लगता है कि इसमें से ये मेन पॉइंट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं तेज़ी से करा रहा हूँ तो घर पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सही है? क्लियर है? वरना एक दिन में हम सिर्फ एक टॉपिक करते हैं मैक्स प्लांक इंटर में। जब मैं फर्स्ट टर्म में खड़े होते हैं तो हम एक टॉपिक पढ़ाते एक दिन में, बस ये जो हम 5 मिनट में पढ़ा दे रहे हैं। लेकिन अब चूँकि पढ़ा हुआ है आपका तो रिपीट ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये भी बहुत बेसिक है। देखो एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद एक ये मामला आया कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट कैसी है एटम के अंदर। तो सबसे पहला जो नज़रिया पेश किया, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने जो मॉडल पेश किया ना, उसने बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे
स्कैटर्ड है, जैसे तरबूज के अंदर तरबूज के बीज हर तरफ बिखरे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी इस तरह से एटम के अंदर हर जानिब बिखरे हुए हैं। इसको कहा जाता था प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। ये सन 1900 में पेश किया गया था। इसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड का नाम भी आपने सुना होगा, और ये ईयर था 1911। 1911 में उन्होंने एक मशहूर एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने गोल्ड के एटम में से क्या किया, अल्फा रेडिएशंस को पास किया। उनको लगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हर तरफ बिखरे हुए हैं तो जितने भी अल्फा रेज में इसमें स्ट्राइक करूँगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो अल्फा रेज सारे टकराकर वापस आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही होगा ना भाई, अल्फा रेज सारे टकरा के वापस आ जाएंगे। ये अल्फा रेडिएशन अगर इससे पास किया जाएगा तो उसने ऐसे ही किया, लेकिन उसने देखा कि हुआ इसके बरक्स कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या चले गए, इसके आर पार हो गए। देख याद आ रहा है कुछ, 99% ऑफ द पार्टिकल इसके आर पार हो गए थे, इसको पेनिट्रेट कर गए थे, इसे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चले गए थे। तो उससे उसको एक चीज़ पता लगी थी रदरफोर्ड के कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर तरफ बिखरे हुए नहीं है। ये प्लम पुडिंग मॉडल है, गलत मॉडल है। असल में क्या है, पॉजिटिव चार्जेस सेंटर में है न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसी तरह का एक मॉडल पेश किया था, तो ये हमारे पास कहलाता था दिस वाज द न्यूक्लियर मॉडल। तो सबसे बड़ा काम जो समझो रदरफोर्ड का था वो क्या था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। उसने एटम का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। बात अच्छा न्यूक्लियस के बारे में उसने बात आज जो बताई, आज तक वो बात मतलब राइज है, आज तक वो बात चल रही है, उसमें कोई गलती का इम्कान नहीं है। ठीक है, लेकिन उसने जो बात गलत बताई थी वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताई थी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लगातार एनर्जी को एमिट करते हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करते हैं, लगातार एनर्जी को खारिज करते हैं। मतलब जैसे जैसे वो मूव करते रहते हैं तो एनर्जी को रेडिएट करते रहते हैं। तो फिर इस पर डिफेक्ट आए थे ना रदरफोर्ड के कि अगर ये लगातार एनर्जी एमिट करते हैं तो समटाइम्स इट मस्ट बी स्टॉप, कि इसको वक्त आना चाहिए, कि इसको रुक जाना चाहिए। और उसके अलावा स्पेक्ट्रम का भी एक मामला था कि अगर लगातार एनर्जी एमिट करते तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है एटम के अंदर से। तो ये वो रीज़न थे जिसकी वजह से रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट किया गया, जो उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी एमिट करता रहता है जब तक अपने न्यूक्लियस में घूमता रहता है। और इसी गलती को दूर किया था नील्स बोहर ने 1913 में। तो अगर आप थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल समझते हैं ना, तो फिर आप बोहर का मॉडल समझ सकते हैं। लेकिन ये चूँकि हमारे कोर्स सिलेबस में नहीं है, दैट्स में मैं डायरेक्ट बोहर पे आ रहा हूँ। बुक में है आपके रदरफोर्ड भी होगा, रदरफोर्ड का मॉडल होगा आपका, लेकिन हम इसको चूँकि PMDC सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं। हम डायरेक्ट सिलेबस के लिहाज से बोहर से टॉपिक मॉडल स्टार्ट करते हैं। सही है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ये तो मैंने शॉर्ट बता दिया आपको ऐसे, तो सही है। तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्लाइड्स बनाएंगे। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल, 1913 में 1913 में नील्स बोहर ने पेश किया था, जो डैनिश फिजिसिस्ट थे। तो डेनमार्क के रहने वाले थे, ठीक है, डैनिश थे नील्स बोहर। उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल पूरा पेश किया था, और इनके एटॉमिक मॉडल को हम लोग एक खास नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम, है ना। सोलर सिस्टम मॉडल, जिस तरह से सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सब के सब सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वैसे ही कहा था बोहर ने कि न्यूक्लियस के अराउंड जहाँ सारे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो उसने सर्कुलर ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट पेश किया था कि ऑर्बिट्स जो है वो सर्कुलर होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जैसा भी मैंने आपको बताया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस करती है ये। अब मेन पोस्टुलेट्स क्या है, इसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे वन बाय वन। इसके मेन पॉइंट्स बहुत आसान पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सम परमिटेड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, जिसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। एंड ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी एंड क्वांटाइज्ड, मतलब हर एनर्जी जो है उसके फिक्स, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी होती है फिक्स। इसी वजह से हम जो ऑर्बिट है, इसी ऑर्बिट को हम लोग जो है वो एनर्जी लेवल भी कहते हैं।
आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होती है जो न्यूक्लियस के अराउंड होती है। सही है भाई। सेकंड है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इज फिक्स्ड इन वन ऑर्बिट, इट मीन्स इट नीदर एमिट्स नॉर एब्जॉर्ब्स एनर्जी एज लॉन्ग एज इट इज इन वन ऑर्बिट। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस वक्त तक ना तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना रेडिएट करता है। यही थे ना बोहर ने कहा था, क्या कहा था बोहर ने कि एज सून एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन इट्स ओन एनर्जी लेवल इट नीदर रेडिएट्स नॉर एब्जॉर्ब्स एनर्जी। मीन्स कि अगर न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है और ये रहा हमारा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है, शेल है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, दिस इज वन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग अराउंड इट, अगर ये मूव कर रहा है इस तरह से, तो अब चूंकि इस एनर्जी लेवल पे ये मूव कर रहा है तो ना तो ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा ना तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो दोनों में से कोई काम नहीं करेगा ये, ना अब्जॉर्ब करेगा रेडिएट करेगा, बल्कि इस एनर्जी लेवल पे ये घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा। सही है भाई, समझ आ रही बात? ना अब्जॉर्ब करेगा ना रेडिएट करेगा, दोनों में से कोई काम नहीं करेगा, घूमता चला जाएगा। तो यही चीज़ बताइए सेकंड पॉइंट में, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल पे घूमेगा, अब इसकी अपनी एनर्जी है, मान लेते हैं इसको हम एनर्जी लेवल को हम नाम दे देते हैं, इसको हम कह सकते हैं E1, एनर्जी लेवल 1। थर्ड पॉइंट है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस बाय डेल्टा E व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स बिटवीन द ऑर्बिट्स, दिस एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ टू ऑर्बिट्स E1 and E2 बिटवीन विच इलेक्ट्रॉन जम्प्स, दिस एनर्जी इज गिवन बाय प्लैंक्स थ्योरी। मीन्स देखो, अब ये E1 है, अब इसके बाद ऊपर एक और शेल में बना दूं कि शेल, इसकी एनर्जी क्या होगी हमारी, E2 हो गई। अब इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, मान लें तो इसकी एनर्जी 10 जूल है, इसकी एनर्जी 15 जूल है। तो अब अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर लो से हायर एनर्जी लेवल पे जंप मारेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो ये इसकी स्टेट कौन सी स्टेट कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट, और जहाँ पहले से था वो कौन सी स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, फिर एक्साइटेड स्टेट में कुछ देर तक रुकेगा, उसके बाद वापस आएगा। जब वापस आएगा तो जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की तो उतना क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा, रिलीज़ कर देगा। जो एनर्जी अब्जॉर्ब रिलीज़ होगी वो क्वांटा की फॉर्म में होगी, क्वांटम की सूरत में होगी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में होगी। और उसकी एनर्जी को हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, चेंज इन एनर्जी को दो तरह से, एक तो ये कि कितनी एनर्जी 10 ये 15 है ना, तो 15 - 10 कर दो, आंसर आ जाएगा 5 जूल एब्जॉर्ब पे रिलीज़ करेगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास तो ये हो सकता है, डेल्टा E इक्वल टू E2 - E1। E2 में से E1 को माइनस करो, आपको पता लग जाएगा कि एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज़ हो रहा है। और दूसरा एक और हम प्लैंक्स इक्वेशन से भी बता सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू, हमने पढ़ा था ना पीछे अभी, ठीक है ना भाई, तो इससे भी बता सकते हैं h न्यू से। h होगी प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है कि जो रेडिएशन से एब्जॉर्ब रिलीज होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख देंगे। तो इन दोनों फार्मूले से हम डेल्टा E चेंज एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिटवीन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई या हाई से लो पे जंप मारता है। समझ गए तीनों पॉइंट? बड़े आसान पॉइंट है, बिल्कुल ईजी, पढ़ोगे और समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस में सर्कुलर ऑर्बिट में, और हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल पे घूमता रहता है तब तक एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है ना रिलीज़ करता है। लेकिन अगर लो से हाई पे जंप मारता है तो अब्जॉर्ब करता है, हाई से लो पे आता है तो रिलीज़ कर देता है। जितना एनर्जी रिलीज़ करता है या अब्जॉर्ब करता है उसको कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक E2 - E1 है और एक h न्यू है। क्लियर है? कोई मसला? और भी पॉइंट्स हैं उसके, ये तो 3 पॉइंट हुआ, तो अभी आगे जगह नहीं तो शायद 1 पॉइंट आगे होगा। और ये देखो चौथा पॉइंट, एक और पॉइंट ये भी पढ़ा होगा आपने, एंगुलर मोमेंटम वाला पॉइंट। पीछे करूं? हाँ, इसमें h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.625 एक्सपोनेंट -34, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होगी। जो रेडिएशन निकलेंगे ना भाई, ये अब्जॉर्ब, जैसे ये अब्जॉर्ब कर रहा होगा या रेडिएट कर रहा होगा तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जो वैल्यू इससे आएगी वही वैल्यू उससे भी आएगी, सेम वैल्यूज आएंगे। ठीक है? नेक्स्ट आखिरी 4th पॉइंट है, टोटल 4 पॉइंट याद रखेंगे ना इसके। 4th पॉइंट है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट हैविंग फिक्स एंगुलर मोमेंटम, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई एंड इज गिवन एज फॉलोज। अब देखो
क्या मतलब इसके? कहने का मकसद है कि ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन। ये बोहर ने बताया था, इस बोहर्स क्वांटाइजेशन ये क्या कहता है? ये कहलाता है किसी भी अगर शेल पे अगर आपको इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम बताना है, चूँकि कोई भी चीज़ जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, और जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है उसका लीनियर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम अगर आपको बताना है, एंगुलर मोमेंटम क्या हमारे पास होता है? दिस इज mvr, ये होता है ना एंगुलर मोमेंटम, mvr। ये बराबर किसके होगा? इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, मतलब h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब उसको एक इंटीजर से n से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और n से मुराद हमारे पास क्या होगी? नंबर ऑफ शेल। वैसे अगर आपको फर्स्ट शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो n की वैल्यू 1 रख दो, 2 के लिए 2 रख दो, मतलब h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल चल रही है जो एंगुलर मोमेंटम है। इस पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन। वैसे अगर आपसे कहा जाएगा MCQs में कि बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, n = 1 अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? h/2π हो जाएगा। ये n = 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये h/π हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। थर्ड शेल में कितना होगा? 3h/2π। फोर्थ में कितना होगा? 2h/π हो जाएगा। तो ये सब हम एंगुलर मोमेंटम निकाल लें अलग अलग शेल्स के अंदर। तो किसी भी शेल में n की वैल्यू 1 2 3 4 कितना भी रख सकते हैं और आ जाएगा। तो ये भी बोहर ने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब n से मल्टीप्लाई अगर नंबर ऑफ शेल जितना भी होगा ना, अगर आप उसको h/2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये चौथा पॉइंट है, ये भी इसी की बुनियाद पर उसने डेरिवेशन की थी पूरी, लेकिन चूँकि हम डेरिवेशन नहीं करेंगे तो वो एप्टीट्यूड में किसी काम की नहीं होती, बहुत लंबी डेरिवेशन होगी, याद होगा आपको, आप लोगों ने किया होगा ना उसको। समझ यहाँ तक बात समझ में आ गई? चारों पॉइंट्स। उसके बाद एक टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप ये काम कर लो कि आपने एक बीकर लिया, बीकर नहीं सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब, आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ये मैंने थोड़ा वर्टिकल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर लिया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसमें कोई भी गैस भर दी, हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, हाइड्रोजन गैस भर दी हमने इसमें। तो अब जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और ये पॉजिटिव प्लेट वैसे आर पार हो जाएंगे इससे, पॉजिटिव प्लेट से तो आर पार हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं वो आर पार हो जाते हैं थिन से शीट के। इसको हम क्या कर देंगे? थोड़ा सा थिक कर देंगे। जब उसको थिक करेंगे तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स से कैथोड रे टकराएंगे तो आर पार नहीं हो जाएंगे, आर पार होने के बजाय इसके अंदर से स्पेशल टाइप ऑफ रेडिएशन के खराज करेंगे। इसको क्या कहा जाता है? एक्स रेस। एंड व्हेन कैथोड रेस स्ट्राइक विथ अ थिक मेटल पीस देन दे इजेक्ट एक्स रेस। एक्स रे की ओरिजिनेशन ऐसी होती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से, जब कैथोड रे टकराते किसी मेटल से, थिक पीस ऑफ मेटल से, थिन से तो आर पार हो जाएगा, थिक लेना पड़ेगा, हार्ड मेटल, ठीक है, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, इस तरह से कोई भी चीज़ लेते हैं। अब एक्सरे जब इससे मतलब एक्सरे जब इसे निकलेंगे तो इसको पास किया जाएगा किससे? किसी एक प्रिज्म से। जब प्रिज्म से पास करेंगे तो क्या होगा? इसका एक स्पेक्ट्रम जनरेट होगा, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से क्या होगी? अलग अलग लाइंस आ जाएंगे ना बेटा, अलग अलग लाइंस आ जाएंगी। यहाँ पर लाइन आएगी, यहाँ पर लाइंस आएंगी, यहाँ पर लाइंस आएंगी, यहाँ पर लाइंस आएंगी, यहाँ पर लाइंस आएंगी, अलग अलग लाइंस आएंगी, ठीक है। अच्छा, अभी जो लाइंस आएंगे ना, लाइन स्पेक्ट्रम, इन हर लाइन को अलग अलग नाम देंगे, हर लाइन का अलग अलग नाम है, 1 2 3 4 5 है ना। अब ये एल, इसको मैं एक निमोनिक से याद रखेंगे, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ मैं।
ये अब स्पेक्ट्रम जनरेट हो गया। लो बेटा पहले बोतल पी लो, है ना, लो बेटा पहले बोतल पी लो, ठीक है। तो L4 हो गया हमारे पास लाइमन, B4 हो गया हमारे पास बामर, P4 हो गया हमारे पास पास्चन, B4 हमारे पास हो गया ब्रैकेट और P4 हमारे पास हो गया पीफन, ठीक है। ये अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन्स, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो जनरेट होता है। अब अलग अलग लाइन्स क्यों जनरेट होती हैं? इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से कहाँ पर जंप कर रहा है, आकर किस शेल पर जंप कर रहा है, उसके लिहाज से स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। तो ये सब डिस्कवरर के नाम पर है, उनके जो दरियाफ्त करने वाले थे उनके नाम पर। अब जैसे देखो ये n=1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 शेल है। अब इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जंप मारता है तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? लाइमन सीरीज। और अगर किसी और सेकंड पे जंप मारते हैं तो फिर बामर सीरीज, और थर्ड पे जंप मारता है तो, और फोर्थ पे जंप मारता है तो, और फिफ्थ पे जंप मारेगा तो पीफन सीरीज। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ग्राउंड स्टेट है ना वो कौन सा शेल है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से किस वाले शेल पे जंप कर रहा है। अब उसका जो लोएस्ट n1 है या जो लोअर n वैल्यू है, जो उसके लो एनर्जी लेवल है वो कौन सा है, उसके लिहाज से अलग अलग सीरीज ऑफ लाइन्स आती हैं। अब देखो अब सबकी जो लाइट होती है ना वो अलग अलग रेंज में एग्जिस्ट करती है। अब लाइमन सीरीज किस पर होती है? अल्ट्रावायलेट रीजन पर। बाल्मर सीरीज होती है विजिबल पर, और पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ये तीनों किस में होती हैं? इंफ्रारेड पर। तो याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि लाइमन का याद रखेंगे UV, बाल्मर विजिबल, और बाकी आखिरी के तीनों पास्चन, ब्रैकेट, फंड हमारे इंफ्रारेड। ये आता है MCQs इसका, ठीक है ना, आराम से कर लोगे। और हमारी बात यहाँ तक मसला। तो ये कहलाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसमें आपको क्या याद रखना होता है कि इन पाँचों नाम याद रखने हैं जो साइंटिस्ट हैं ये सारे जिसने डिस्कवर किया। ये याद रखना है कि जब हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट पे जंप कर रहा है तो कौन सी लाइन है, सेकंड पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है, फोर्थ पे कौन सी है, फिफ्थ पे कौन सी है। और ये भी याद रखना है कि हर जो लाइन है, हर जो सीरीज़ है, बार्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ये सब ये कौन से जो है वो रीजन पर लाई करती है। क्लियर हो जाएगा ये काम? याद हो जाएगा ना? ये नहीं याद है तो कर लोगे, किसी को तो याद भी होगा, जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं डिफेक्ट्स। बोहर एटॉमिक मॉडल के क्या डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो कितने? 1 2 3 4 डिफेक्ट्स दिख रहे हैं, शायद आगे भी है क्या पता नहीं, बस ये 4 ही डिफेक्ट्स। बहुत आसान है। बोहर एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट क्यों किया गया? इसके पीछे कुछ रीज़न थे। रीज़न नंबर 1 कि बोहर एटॉमिक मॉडल सिर्फ उन तमाम एलिमेंट्स पर अप्लाई होता था जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन तमाम एटम पर सिर्फ अप्लाई होता है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से ज़्यादा नहीं। जैसे कि इन पर अप्लाई हो जाएगा। अब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, He+, हीलियम में से 2 होता है लेकिन He+ में कितना होगा? 1 होगा। लिथियम में वैसे 3 होता है लेकिन लिथियम +2 में कितना होगा? बेरिलियम में 4 होता है लेकिन बेरिलियम +3 में कितना होगा? इन सब पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ हम हीलियम का एटम ले लें तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, लिथियम का एटम ले लें, बेरिलियम का एटम ले लें तो इन तमाम पे अप्लाई नहीं होगा। तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो सिर्फ इन एटम्स के लिए था जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉली इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम है तो उस पर बोहर एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है। समझ गए? पहला तो ये था। अगला क्या है? एटॉमिक मॉडल इज़ नॉट फ्लैट। अब बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था ना वो फ्लैट टाइप का था। फ्लैट से मुराद ये ना कि 2D था। उसने बोला कि ये रहा न्यूक्लियस और ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा शेल ऐसे, तीसरा शेल ऐसे। मतलब आप इस तरह से, मतलब एक तरह से ना 2D है, मतलब समझ रहे हो बात मेरी, 2 डायमेंशन पे। लेकिन ऐसा जब बाद में देखा गया तो पता लगा एटम जो है ना एटॉमिक मॉडल 2D नहीं है, 3D है। इलेक्ट्रॉन यू भी मूव कर सकता है, यू भी मूव कर सकता है, XYZ तमाम एक्सिस में कर सकता है। जो आगे जाकर है ना PX, PY, PZ ऑर्बिटल्स, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, तो तमाम एक्सिस पे कर सकते हैं। सिर्फ 2D डायमेंशन में नहीं मूव करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रहा है, दूसरा भी ऐसे कर रहा है, तीसरा भी ऐसे कर रहा है, चौथा भी ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं होता इलेक्ट्रॉन। वो यूँ भी कर रहा है, यूँ भी कर रहा है, यूँ भी कर रहा है, हर तरफ कर रहा है। तो ये भी एक गलती थी इसकी। इसने फ्लैट मॉडल पेश किया था, जबकि असल में वो क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा ऑर्बिटल वगैरह में 3D मॉडल्स आएंगे।
उसके बाद दो इफेक्ट को वो ना एक्सप्लेन नहीं करता था, ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। दोनों मिलते जुलते चीज़ें, एक ही चीज़ है। ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट को क्या करता था बेटा, ये एक्सप्लेन नहीं किया करता था कि ज़ीमान इफेक्ट क्या है, स्टार्क इफेक्ट क्या है, मतलब ये क्यों होता है। अब है क्या, पहले ये समझ लो ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट होता क्या है। लिखा हुआ है लेकिन मैं अपने तौर पे उसको आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ, बाकी इंग्लिश आप पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टर तो मैं इसलिए नहीं चला, वो आपके देखने के लिए कि याद करने के लिए तो इंग्लिश में याद करेंगे ना, लेकिन जब समझा रहा हो तो उसको समझ लें आप। देखो जैसे कि हमने एक बीकर ले लिया, सॉरी बीकर कह रहा हूँ, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से क्या हो गया बेटा, एक्सरेस एमिट हो गए। ये एक्सरेस निकले, इन एक्सरेस को पास किया हमने कहाँ से भाई, एक प्रिज्म से, और इस प्रिज्म से क्या हो गया हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो गया। बिल्कुल सही। अब देखो लाइन स्पेक्ट्रम आया, एक लाइन आई, सेकंड लाइन थोड़ी ब्रॉड होती है, तीसरी लाइन जो है उससे थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है, चौथी लाइन सबसे ज़्यादा ब्रॉड होती है। ये आ गया लाइन स्पेक्ट्रम। अब बोहर कहता था कि ये वाली लाइन के लिए है, ये वाली लाइन एल शेल को शो कर, ये वाली एम को, और ये वाली एन को शो कर रही है, KLMN, ठीक है। तो ठीक है, इससे शेल्स पता लग गए। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था ज़ीमान और एक का नाम था स्टार्क। ज़ीमान ने क्या किया, इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, इसी स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड के पे रख दिया, उसके असर में, उसके इन्फ्लुएंस में। और स्टार्क ने सेम काम, मतलब उसने बस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और उसने सेम यही काम किया, लेकिन उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो दोनों ने ये देखा कि स्प्लिटिंग हो गई स्पेक्ट्रल लाइंस की, स्प्लिट हो गए। जैसे ये एल वाला है ना, अभी एल वाला जो है वो दो लाइंस में स्प्लिट हो गया, एम वाला जो है वो तीन लाइंस में स्प्लिट हो गया, एन वाला जो है वो हमारे पास इसमें 4 लाइंस में स्प्लिट हो गया। देख रहे हैं, स्प्लिटिंग हो गई लाइंस की, टूट गए ये। अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर एक KLMN है तो उसके अंदर अलग छोटे छोटे लाइंस क्यों आ रहे हैं, ये उसको बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया। तो बाद में आगे जाकर एक्सप्लेनेशन हो। ये तो बेटा शेल्स है ना, ये तो शेल्स हैं, जो किसने बताया था, जिसका कॉन्सेप्ट पेश किया था बोहर ने। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था सोमरफील्ड। तो सोमरफील्ड ने क्या किया था, उसने कहा था कि भाई ये शेल के अंदर ना हमारे पास और क्या होते हैं भाई, सब शेल्स होते हैं। एक शेल के अंदर सब शेल है, जैसे K के अंदर S है, L के अंदर S और P है, M के अंदर S भी है, P भी है और D भी है, N के अंदर 4 लाइन इसलिए बन रही है चूँकि SPDF चारों है। तो यही स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट एक्सप्लेन किया, मतलब वो उसकी स्प्लिटिंग क्या करता है। लेकिन बोहर ने इसके बारे में कोई आइडिया पेश नहीं किया था। बोहर मरते दम तक ऑर्बिट कॉन्सेप्ट पर ही रहा, मतलब उसको एंड तक उसको नहीं पता था चीज़ों के बारे में। बाद में क्या हुआ कि सब शेल्स का कॉन्सेप्ट आया, जो सोमरफील्ड ने दिया, ना कि बोहर ने। तो इससे ये भी एक डिफेक्ट था कि वो स्टार्क और ज़ीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता था, जो सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया। लेकिन ये काम बोहर ने तो नहीं किया। समझ में आ रही बात बच्चों? बहुत आसान से 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सिंपल यही कि ये सिर्फ उन पार्टिकल्स, उन एटम्स के लिए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी पे फेल हो जाता है। दूसरा ये कि ये कहता है कि एटम फ्लैट है, 2 डायमेंशन है, जबकि 3 डायमेंशन होता है। और थर्ड और फोर्थ पॉइंट तो यही है कि ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। समझ गए क्यों रिजेक्ट हुआ बोहर मॉडल और नया मॉडल क्यों आया उसके बाद? कुछ मसला? लिख तो नहीं रहना आप लोग इसको, कोई भी नहीं लिख रहा, सही। बाकी रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये कोई मसला नहीं है, PDF भी भेज दूंगा। मतलब कहीं जाने नहीं वाला ये लेक्चर मेरे पास ही है। ऐसा नहीं कि ये उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये रहेगा कम से कम, मतलब पूरा सेशन ही मेरे पास रहेगा। आपको जब मांग चाहिए आप मुझसे मांग लेना, मैं भेज दूँगा, ठीक है। लेकिन ये कि शॉर्ट पॉइंट्स हैं, बुक में बहुत लॉन्ग लिखा होता है ना, नोट्स वगैरह में, वहाँ से याद नहीं करना है, स्लाइड से याद करना है। स्लाइड में शॉर्ट पॉइंट होते हैं, जो कितने शॉर्ट है, अब उसमें कितना लॉन्ग होता है जो आपने याद किया फर्स्ट ईयर में, तो शॉर्ट पॉइंट्स में याद रखना है। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट खत्म हो गया हमारे पास ये,
अब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट उसका मतलब है ख़त्म हो गया, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जो किसका कॉन्सेप्ट था? ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ये भी है पीएमडीसी सिलेबस में, इसको समझते हैं। देखो ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल, ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पेश किया था नील्स बोहर ने। एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था बोहर का, ये तो समरफील्ड का था। तो ऑर्बिट तो ये था कि एक सर्कुलर पाथ है फिक्स, जिस पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये ऑर्बिट होता है। लेकिन ऑर्बिटल कोई फिक्स पाथ नहीं है। ऑर्बिटल क्या है? इट इज़ द रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। पढ़ा ऐसा कुछ? ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने की जो पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो जैसे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, डेफिनेशन क्या है? द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब जहाँ तक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की पॉसिबिलिटी 95% तक हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। जैसे कि हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पर नहीं होता। जैसे ये है ना, जैसे हम इसकी बात करते हैं, अब हाइड्रोजन का जो ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अराउंड जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर भी हो सकता है। अब देखो जो मैं डिफरेंट डॉट्स लगा रहा हूँ ना, ये ऑल द डॉट्स आर एक्चुअली द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इन तमाम रेड डॉट्स में से वो कहीं पर भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, वो इन डॉट्स में से कहीं पर भी हो सकता है। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ऑर्बिटल असल में किसको बोलते हैं। ये तो कोई फिक्स पाथ नहीं है, ये ऑर्बिट की तरह कोई फिक्स पाथ नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट एक रीजन है, एक खित्ता है, एक वॉल्यूम ऑफ एरिया है। सही है भाई? अब ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है इसमें से, कोई फिक्स पाथ नहीं है। तो द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब चूंकि बादल जैसा लग रहा है पूरा ये, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कोई, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बादल। तो एटॉमिक और ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कुड लिखा हुआ, दिस विल बी क्लाउड। ठीक है, तो मसला ऑर्बिट के डेफिनेशन, ऑर्बिटल की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ऑर्बिटल की शेप्स कितनी तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? तो 4 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। पता है सबको? SPDF, इतना तो पता ही है। अब S ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा? याद रखिएगा, स्फेरिकल होता है, सर्कल से शो करते हैं उसको एक। ठीक है। और S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और S के मतलब क्या होते हैं? शार्प लाइंस। बड़ा है, शार्प लाइंस। P का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल लाइंस। और P में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। P ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, डम्बल शेप का, उसमें 2 लोब्स होते हैं। ये डम्बल शेप इसी को बोलते हैं, डुगडुगी जैसा, उसके 2 लोब, एक लोब ये, एक लोब ये। और ये 3 एक्सिस में हमारे पास पाया जाता है, PX, PY, ये PY और ये PZ। PX, PY, PZ 3 एक्सिस में पाया जाता है। और हर ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं ना भाई। तो टोटल P सब शेल में कितने आ जाएंगे हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो P सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 आते हैं। एक PX में, एक PY में, 2 PX में, 2 PY में और 2 PZ में। और ये कैसे होते हैं? डम्बल शेप के होते हैं। समझ में आ गई बात? तो मसला ईजी बात है, पता ही थी आपको ये बात, बेसिक बात। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास होता है डी ऑर्बिटल। अब जो डी ऑर्बिटल है तो वो डी का मतलब क्या होता है पता है? डी फॉर नहीं पता किसी को? डिफ्यूज्ड लाइंस। डी शॉर्ट फॉर्म है इसका, डिफ्यूज लाइंस का। और डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं मैक्सिमम? 10 आते हैं।
अच्छा, डी का जो शेप होता है ना, डबल डम्बल होता है, डबल डुगडुगी समझ जाओ, डबल डम्बल। अच्छा देखो, अब ये एक डम्बल है और ये दूसरा डम्बल है, तो डबल डम्बल शेप है। इसमें भी डबल डम्बल है, डबल डम्बल है, डबल डम्बल है, तो ये डबल डम्बल शेप का होता है। अच्छा, इसमें टोटल 5 अलग अलग ओरिएंटेशन होती है ना, इसमें 5 ओरिएंटेशन होती है डी में, है ना, 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। एक डी एक्स वाई आता है, एक डी वाई जेड आता है, एक डी जेड एक्स आता है, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, और एक डी जेड स्क्वायर आता है। अब सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 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 तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो डी का शेप, तो डी के बारे में क्या याद रखना है, डी फॉर डिफ्यूज लाइन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी का डबल डम्बल शेप होता है, और इसके 5 अलग अलग ओरिएंटेशंस होती हैं। सही है, तो मसला। अब एफ ऑर्बिटल में बात करते हैं। एफ फॉर, एक कभी नहीं पता तुम लोगों को, फंडामेंटल लाइंस। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 14 आते हैं। लेकिन जो शेप होता है एफ ऑर्बिटल का, वो कैसा होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा। ये नहीं कि कोई शेप होता है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए उसको बताया नहीं जाता। डी तक तो हम शेप बता देते हैं कि डबल डम्बल है, एफ का शेप नहीं बताते, मतलब क्योंकि बहुत मुश्किल है उसको बताना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको समझाना कि वो शेप कैसा है, इसलिए एफ का शेप बस वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। क्लियर है। तो एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पर बताया, उनका शेप क्या होता है ये मैंने आपको बताया। याद रखिएगा शेप कैसा होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, एस फॉर क्या, पी फॉर क्या, डी फॉर क्या, एफ फॉर क्या। ठीक है, तो मसला। अब ऑर्बिटल्स को पढ़ने के बाद देन हम लोग डिस्कस करते हैं क्या बेटा, क्वांटम नंबर्स। इसके बाद क्वांटम नंबर्स पे बात होती है। अच्छा, ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ये भी पीएमडीसी सिलेबस में आपने देखा टॉपिक है क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स आर द 4 कांस्टेंट दैट डिस्क्राइब द परमिसिबल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, या एड्रेस कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका कोई एड्रेस होता है कि उसके अंदर, भाई एटम के अंदर। अब एटम के अंदर उसके एड्रेस को लोकेट करने के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, उनको क्वांटम नंबर कहा जाता है। जैसे कि अगर आप किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना चाहते हैं, तो एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एटम के शेल में जाना पड़ेगा, है ना भाई, शेल में जाना पड़ेगा। सबशेल में जाने के बाद फिर ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। ऑर्बिटल में जाने के बाद ऑर्बिट यही होता है भाई, क्या हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन तक आप पहुंच पाएंगे। ऐसे ही है ना भाई, एटम के अंदर शेल होता है, शेल के अंदर सबशेल होता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा ही है ना भाई, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब जैसे हमारा मसाले होता है 2 शेल है किसी एटम के पास, अब 2 शेल है तो ये हमारे पास उसका s ऑर्बिटल, ये 1s हो गया, दिस इज़ 1s, और ये हमारे पास हो गया सेकंड का s ऑर्बिटल, ये हो गया 2s। अब सेकंड शेल में आपको पता है s भी होता है, p भी होता है। अब p भी उसके अंदर मौजूद है। अब p किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, लाइक दैट, डम्बल शेप का होगा ना, ये इस तरह से होगा ना, डम्बल शेप का होगा। अब 3 है, px, py, pz। अब ये सेकंड शेल में ना, ये जो है ना, ये हमारा 2p ऑर्बिटल है। तो पहले हम सेकंड शेल में जब जाएंगे ना, तब सेकंड शेल में जाएंगे तो 2s भी होगा और 2p भी होगा। तो सब शेल देखना पड़ेगा कि सब शेल कौन सा है। शेल में तो चलेगा सर, सेकंड शेल में चलेगा। इसके बाद सब शेल कौन सा जाना है, तो s में जाना है कि p में जाना है। अब मान लो कि p में चले गए। अब सब शेल मान लेते हैं कि हम p में चले गए। अब p में तो 3 है, 2pxp है। अब तो p में 3 है ना भाई, ये 2px है, ये 2py है, और ये 2pz है, z है। अब किस में जाना है, मतलब ऑर्बिटल में, तो वो देखना पड़ेगा।
अगर हम 2p मान लो 2p zx में चले गए, अब 2px में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो स्पिन क्वांटम नंबर से पता लगेगा कि किस कौन से इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है। तो पहले हम शेल में जाएंगे, फिर सब शेल में जाएंगे, फिर ऑर्बिटल में जाएंगे, देन इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। इसी को बताने के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं। इसी एड्रेस को बताने के लिए कुछ क्वांटम नंबर्स हैं जिस सूरत में हम उसको बता रहे होते हैं। अब 4 होते हैं टोटल। ये एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n से शुरू किया जाता है, ये आपको पहुंचाता है शेल तक। उसके बाद होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल l से शुरू करते हैं, ये कहाँ पहुंचाता है आपको, सब शेल में। इसी को हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं ना, सब्सिडरी क्वांटम नंबर मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल m, ये हमें कहाँ तक पहुंचाता है, ऑर्बिटल तक। और अगला स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें कहाँ तक पहुंचा देता है, इलेक्ट्रॉन तक पहुंचा देता है। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें साइज ऑफ शेल बताता है ना, और एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ सबशेल बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, कौन से एक्सिस में। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिक यही बात है, नाम से ही हर चीज़ हम बता सकते हैं कि पहले शेल, फिर उसके बाद सब शेल, फिर ऑर्बिटल, फिर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते हैं। तो ये कुछ अलग अलग नंबर्स होते हैं जो हम देखते हैं, जिसको हमें 1 बाय 1 पढ़ना है डिटेल में। इतना सा तो पढ़ने से काम नहीं बनेगा, तो बहुत बेसिक हो गया ये तो, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 तमाम क्वांटम नंबर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। सही है भाई, आ गया, यस। तो सबसे पहला हमारे पास है, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n से ये शुरू होता है। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, अ क्वांटम नंबर दैट डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक क्वांटम नंबर है जो डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से क्या डिस्टेंस है, साइज एंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो है उसका साइज क्या है वो चीज़ बताएगा। मतलब सिंपल है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, कि जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, वो स्मॉल n की वैल्यू बताएगी। n = 1 मतलब वो k शेल में है, n = 2 मतलब वो l शेल में है। तो ये आपको नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपल ये नंबर ऑफ शेल बताएगा, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। ये हमें साइज ऑफ शेल बता देगा, एनर्जी भी बता देगा, क्योंकि जितना दूर जाते रहेंगे एनर्जी बढ़ती रहती है। n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी ऑर्बिट्स की। इसको शो किया जाता है स्मॉल n से, एंड इट्स वैल्यूज़ आर नॉन ज़ीरो। इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर में होती है, ज़ीरो नहीं होती है। पॉजिटिव इंटीजर आप तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, मतलब 1 2 3 4 5 और सो ऑन, और नंबर ऑफ शेल शो करता है। और हमारी बात, स्मॉल n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। स्मॉल n की 1 वैल्यू तो कौन सा शेल है, l की वैल्यू 2 है तो फिर l शेल, 3 है तो m शेल, 4 है तो n शेल, शेल को बताता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर इज द साइज ऑफ शेल, एंड ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। n वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा। बस समझ में आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है ना समझ में। देखो न्यूमेरिकल अगर मुश्किल लगता है तो ये आसान लगना चाहिए। न्यूमेरिकल तो ये तो बहुत आसान है, न्यूमेरिकल वाकई में डिफिकल्ट है, तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कहानी सुननी है और कुछ भी नहीं है वो। आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो क्या लिखा हुआ है, इसमें ऐसी बात तो नहीं है। और ये बहुत बेसिक बातें हैं जो ऑलरेडी आप जानते भी हैं, ठीक है। अब इसमें n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ शेल है। अगर हमें कोई दे दे कि n = 2, तो n = 2 का मतलब कौन से शेल में जाना है, k l m n किस में, l शेल में जाना है। k में तो n = 1 होगा ना भाई, सही है, मतलब दूसरे शेल में जाना है। तो मसला आगे बढ़े। अब जो स्मॉल n है ना, उसके एप्लीकेशंस क्या है, स्मॉल n की वैल्यू से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है एटम के बारे में, ये मैं बताता हूँ। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n वैल्यू, पहली एप्लीकेशन। n वैल्यू के लिहाज से नंबर ऑफ सब शेल होते हैं, जैसे k
कि n वैल्यू 1 है और उसमें एक ही सब शेल होता है s, l की n वैल्यू 2 है, इसमें दो सब शेल होते हैं sp, m की n वैल्यू 3 है, उसके बाद तीन सब शेल होते हैं, एक s, एक p और एक d। समझ गए? तो जो n वैल्यू होती है उस शेल में उतने ही सब शेल्स भी होते हैं। सेकंड, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय n स्क्वायर फार्मूला। ये सब फार्मूला याद रखिए, एमसीक्यू में पूछते हैं कि किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स है वो n स्क्वायर के फार्मूले से पता लग जाएगा। अब जैसे देखो k शेल है, n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, k शेल में तो अब एक ही ऑर्बिटल होता है s। अब l सेकंड शेल में 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक s होता है और px, py, pz हो गए 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे ऑर्बिटल्स। m की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, s का एक ऑर्बिटल होता है, p के 3 होते हैं और d के कितने होते हैं 5 होते हैं, 5 3 और 1 9 हो गया। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल बताना तो n स्क्वायर फार्मूला होता है। समझ में आ रही है बात? नहीं आई? आ गई ना भाई? तो ये दूसरी एप्लीकेशन है कि स्मॉल n की वैल्यू से क्या पता लगता है हमें, मतलब उसके हम थोड़ा सा उसके ज़रिए हम क्या और मालूम कर सकते हैं एटम के बारे में, और भी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। किसी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये भी पता लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला? बड़ा फेमस फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, याद है? बचपन में पढ़ा होगा 9 में। अब k में 2n स्क्वायर लगाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं फर्स्ट शेल में। सेकंड शेल में 2n स्क्वायर के लिए 8 आ जाएगा, 8 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। m में 2n स्क्वायर के लिए 18 आ जाएगा, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो कितने इलेक्ट्रॉन से किसी शेल में ये भी पता लग सकता है, 2n स्क्वायर फार्मूला। तो याद रखिए कि सिर्फ n क्या है, n स्क्वायर क्या है, 2n स्क्वायर क्या है, तो इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मैंने पूरे एग्जाम्पल वगैरह देकर समझा दिया तो इजीली समझ में आ जाएगा। टेबल वेबल सब बना हुआ है, ऐसा मसला नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन हम कर लेंगे इसमें ना, एमसीक्यूज तो करना ही है, इसलिए तो भगा रहा हूँ मैं। थ्योरी में मज़ा नहीं आता, मुझे तो बोरियत लगती है, जमाई आ रही होती है, नींद आ रही होती है मेरी आंखों में। थ्योरी बंदा एमसीक्यूज करता है ना तो मज़ा आता है, थोड़ा सा आप भी इन्वॉल्व होते हो, थोड़ा हम भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम थ्योरी को ना जल्दी निकालते हैं ताकि हम एमसीक्यूज आए तो उसमें तो फिर एमसीक्यूज करते ही चले जाएंगे। जब शुरू करेंगे तो रुकेंगे ही नहीं। सही है? थ्योरी बस जल्दी जल्दी लपेटो उसको। एप्टीट्यूड का यही तरीका है, जल्दी जल्दी थ्योरी लपेट के एमसीक्यूज करना शुरू करो। थ्योरी में सारे टाइम निकाल दोगे बेकार है, कोई फ़ायदा, कोई नंबर नहीं आएंगे टेस्ट में आपको। बहुत थ्योरी पढ़ने वाले बच्चे देख लिए मैंने, एप्टीट्यूड में कोई फ़ायदा नहीं होता। कल बताया था ना कल मैंने आपको, तो ये चीज़ देखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सही है ना? अच्छा, एक मैं आपसे ऐसे सवाल करता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर अगर मैं पोटेशियम लेता हूँ, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। अब फर्स्ट शेल इसका हमने ये बनाया, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ठीक है। सेकंड शेल ये बनाया, इसमें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। थर्ड मैंने ये लगाया, 8 और 2 कितने 10 हो गए। अब थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 18 लग सकते हैं, लेकिन लगेंगे कितने? 9 लगा दूँ? 1 2 3 4 5 6 7 9 लग गया। सही एटम बना है पोटेशियम का। पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? है? अरे के पोटेशियम, हाल ही नहीं की रब से फरियाद, हाल ही नहीं की रब से फरियाद। पोटेशियम के, अबे तुम लोग क्या करोगे बड़े हो गए? वाने का है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और ये भी नहीं याद है। वाने का है। और ग्रुप नंबर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। ऐसा ही है, ग्रुप नंबर क्या बताता है किसी एटम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ग्रुप नंबर कितना है? 1 है।
तो 1a का मतलब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन है कितने, तो गलत हो गया ये तो ये तो शेप बना ही नहीं उसके लिहाज से। हाँ, वैसे भी पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है ना। एटम तो ऐसा बना नहीं। अच्छा चाहिए अभी यहाँ तो ये बनाया हुआ था ना, तीसरा शेल बनाया था। पोटेशियम किस पीरियड में आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम चौथे पीरियड में आता है। और पीरियड नंबर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एटम। पीरियड नंबर बताते हैं शेल कितने एटम के अंदर। तो 4th पीरियड के मतलब पोटेशियम में कितने शेल होने चाहिए, इसमें है कितने, ये भी गलत। पोटेशियम का एटम ऐसा बनता ही नहीं है, गलत एटम बनाया था हमने। 3rd शेल में 8 ही लगाते हैं, 4था शेल खींचते हैं, इसमें लगाते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ये होता है। अब देखो ये है पोटेशियम, सारी चीज़ें साबित हो रही हैं। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 नंबर ऑफ शेल, वैलेंसी +1। लेकिन सर वो तो साहब तो वो फेल हो गया फिर तो। आपने बोला सर 3rd शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपने 8 लगाया। ये सबसे बड़ा मसला है केमिस्ट्री की दुनिया का, सबसे बड़ा मसला। तो सिर्फ उसी बच्चे को पता होगा जिसको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करता है, वरना इतनी बच्चों वाली बात में वो कभी आंसर नहीं कर सकेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप भी नहीं बता पाओगे तो ये क्या सिस्टम है सर। ये 3rd शेल में तो बचपन से तो ना 18 इलेक्ट्रॉन 18 आता है, और आप और लगा के लेकिन आप 8 जा रहे होते हैं। इसके लिए आना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते कैसे करते हैं, अच्छा देखो इस तरह से ना, 1 मिनट अभी कर लेता हूँ, सब्र करो। ये फर्स्ट शेल, इसमें एक ऑर्बिटल है s, इसमें 2 होगा ना भाई, एक s होगा और एक, सही है, डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, सब शेल से। इसमें 3 होंगे, यस sp_d। ठीक है, और इसमें कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये सब शेल्स हैं। शेल के अंदर सब शेल होता है, जैसे एक रोड के अंदर छोटे रोड और चल रहे होते हैं ना, ऐसे ही एटम के अंदर भी चल रहा होता है। 4थे शेल में बहुत टाइम लगता है यार, इतना बड़ा रेडियस है इसका। शुक्र है 4था आखिरी बन रहा है, लेकिन जब तक बनाऊंगा नहीं समझ ही में नहीं आएगा फ़ायदा क्या, इसलिए टाइम लगता है तो लगे, बट बनाना पड़ेगा। बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो है ना, ये n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 ऐसा ही है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यूज, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। अब इसमें देखो ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s और 2p है, ये 3s 3p 3d, ये 4s 4p 4d 4f, ऐसे ही चलता है। अब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 2 6 8 हो गए, इसमें 2 6 और 8 हमारा 18 हो गए। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, यूं करके फिल कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ फिल कर रहे होते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल के लिहाज से। पहले 1s फिल होता है, बिल्कुल सर होता है, 1s को 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है पहले, फिर 2s के 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और 2p के 2 फिल करते हैं। ये k शेल फिल हो गया, ये पूरा l शेल फिल हो गया, उसके बाद 3s फिल करते हैं, 3s 3p 3s 3p 3s 3p के बाद क्या फिल होना चाहिए, 3d। 8 इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो गए अभी, सॉरी 2 और 6, 8 लगाते, सॉरी 2 और 6, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये फिल हो गया। 3d फिल होना चाहिए अब लॉजिकली, लेकिन होता 4s पहले फिल, 1s to 2s to 2p 6 3s to 3p 6 4s to 3d 10।
याद आया कुछ याद आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s to 3d10। सर ये क्या हो गया 3s 3p m शेल का था, इसका 8 फिल हुआ, उसके बाद आपने बजाय 3d के फिल करने के 4s का 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। यही हो रहा था ना अभी पोटेशियम के अंदर कि 3s और 3p के 8 फिल हुए, उसके बाद 4s का इलेक्ट्रॉन फिल हुआ। 3d का भी फिल नहीं हुआ है, 4s का 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद दोबारा हम पीछे आ जाएंगे फिल करने के लिए 3d 18 ही फिल होगा इसमें, लेकिन इसका 2 फिल होगा, उसके बाद इसके फिल होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसके लिए आपने पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ेंगे n+l रूल। जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा होती है उसको पहले फिल किया जाता है। अब देखो 4s की n+ वैल्यू क्या निकलेगी 4 + 0 और उसके निकलेगी 3 + 2, तो 4 + 0 0 और 3 + 2 5। n+l वैल्यू जिसकी कम होती है वो पहले फिल किया जाता है। कम किसकी है 4s की 3d की? 4s की, इसलिए 4s पहले फिल हो रहा है और 3d बाद में फिल हो रहा है। ये ऐसे सबसे कितना बेसिक एक सवाल है, बच्चे हमेशा फंसते हैं कि सर थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है, लेकिन दुनिया भर में टीचर 8 ही फिल कर रहे होते हैं थर्ड शेल में, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे इसलिए बढ़ जाते हैं कि पहले 4s का 2 फिल होगा, उसके बाद 3d का बाकी 10 फिल होगा 8 बढ़ने के बाद। रीज़न लॉजिक है n+l। समझ में आई बात? कुछ पहले बड़े कुछ क्या होता है ऐसा, क्योंकि जिससे मैं पूछता हूँ ना बता नहीं पाते बच्चे मुझे इसको। अच्छा, एज़िमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l से इसको शो किया जाता है। एज़िमुथल क्वांटम नंबर, इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये शेप ऑफ सबशेल को बताता है, सिंपल सबशेल का शेप बताएगा ये आपको। इसको स्मॉल l से शो करते हैं, इसकी वैल्यूज़ होल नंबर में होती हैं, मतलब 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 तक ही जाती हैं, बल्कि 3 तक ही समझ जाओ जाती हैं, ठीक है। इट्स वैल्यू रिलेट टू द शेप ऑफ सबशेल, जैसे मैंने बता दिया। अब l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। शेप के लिहाज से s का स्फेरिकल, p का डम्बल, d का डबल डम्बल और f का कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मैंने बता दिया। और SPDF का मतलब मैंने बता दिया, स्फेरिकल गलत लिख दिया, ये शार्प। s का मतलब है शार्प, p का मतलब प्रिंसिपल, d मतलब डिफ्यूज और f का मतलब फंडामेंटल। ये मैंने पीछे बता दिया, सही है। तो ये एज़िमुथल क्वांटम नंबर आपको सबशेल की शेप बताता है। अब वो 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो मसला। अब इससे क्या एप्लीकेशन, इससे पता क्या लगता है? अब जैसे देखो, यही जो बात मैंने बताई अभी, n = 1 अगर है तो k शेल है, और k शेल में सिर्फ l की वैल्यू 0 होगी ना, चूँकि उसमें सिर्फ एक सबशेल s होगा, इसको 1s कहा जाएगा। n = 2 l शेल, इसमें स्मॉल l की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी, चूँकि s भी होगा और p भी होगा, 2s और 2p। एक मिनट, 2s और 2p होगा ना, ये गलत हो गया ना, ये 2p हो गया, सही है, सही कर दे रहा हूँ। तो ये स्लाइड में सही कर लेना खुद ही। n = 3 m शेल में l = 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, क्योंकि s p d तीनों होंगे इसके अंदर, ठीक है। s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, और तो मतलब 4s होगा, अभी काट दो उसको, वो गलत ही, ठीक है। s p d तीनों होंगे। n = 4 में l 0 1 2 3 मतलब s p d f 4 होंगे, पता है ना ये। मतलब फर्स्ट शेल में सिर्फ एज़िमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा, सेकंड में 0 1, थर्ड में 0 1 2, फोर्थ में 0 1 2 3। मसला क्लियर है, इजी बात है। इसके बाद अच्छा एप्लीकेशंस आ रही है ना इसमें कि L की वैल्यू से हमें क्या पता लग सकता है। L की वैल्यू से हमें पता लगेगा एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2l+1 फॉर्मूले से। जैसे S सब शेल है ना, इसमें 1 ऑर्बिटल होता है, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, F में 7 होते हैं, ऐसे ही है ना भाई। अब ये कैसे पता लगेगा 2l+1 से? अब S के लिए, P के लिए, D के लिए, F के लिए ये L की वैल्यूज़ हैं, स्मॉल l की वैल्यूज़ हैं। अगर इस फॉर्मूले पर पुट करो 2l+1 में तो 1357 आ रहा है, 1357 अलग अलग शेल्स का। तो ये अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला ये वाला याद रखना है, 2l+1। L में आप कोई भी सबशेल की वैल्यू पे फिट कर सकते हो, जो भी हो, 0 1 2 3। क्लियर है तो मसला। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सबशेल में कैलकुलेट करने हैं
सब शेल में ये तो मैंने ऑर्बिटल बताया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो 2 × 12+1, 2 पीछे 2 लगा देंगे। अब 2 × 12+1 लगाएंगे तो देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से फॉर्मूला देखे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब शेल इन आ शेल ये हमने देखा, ये n है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन आ शेल ये क्या देखा हमने, दूसरा फॉर्मूला n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आ शेल ये क्या देखा हमने, 2n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन आ शेल नहीं, अब इन आ सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद 12+1। और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल ये कितना हमने देखा, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 × 12+1। तो देखो इसमें से कोई भी आ सकता है एमसीक्यूज में। अब n क्या बता रहे हैं, n² क्या बता रहे हैं, 2n² क्या बता रहे हैं, 12+1 क्या बता रहे हैं, 2 × 12+1 क्या बता रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो मसला ये एमसीक्यूज आता था, फार्मूला फॉर फाइंडिंग दिस इज डैश। अब वो क्या है, तो ऑप्शन में चारों लिखे होंगे इतने सारे, तो आपको पता होना चाहिए कौन क्या बता रहा है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया एक एक करके सारी, ठीक है। स्लाइड देखोगे तो एग्जाम्पल वगैरह टेबल वगैरह के साथ है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा था एजिमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, द क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स अबाउट द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस इन अ सब शेल। एक सब शेल कितने एक्सिस पे लाई करेगा, कितनी ओरिएंटेशन होगी, कितनी एक्सिस होगी उसकी, जो कितने ऑर्बिटल्स होंगे एक सब शेल के, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। इसको स्मॉल n से शो किया जाता है और उसकी वैल्यूज इंटीजर में होती है, मतलब प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स में हो सकती है, प्लस में भी माइनस में भी। और नंबर ऑफ कितने m वैल्यूज आएंगे, जितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। हर ऑर्बिटल के लिए एक अलग m वैल्यू होती है, तो नंबर ऑफ m वैल्यूज़ को 12+1 से निकाल लेंगे। चूँकि 12+1 से हमें क्या निकलेगा, कितने ऑर्बिटल्स हैं ये पता लगता है ना इससे सब शेल में। अब s के लिए, p के लिए, d के लिए, f के लिए क्या निकल जाएगा यहाँ पर हमें पता है। ये इसके लिए, एक के लिए 1, एक के लिए 3, एक के लिए 5, के अभी 7 पीछे बताया था ना भाई। इससे ये हमें क्या पता लग रहा है कि s में कितने ऑर्बिटल है, p में कितने हैं, d में कितने, f में कितने। इसके मतलब s की 1 m वैल्यू आएगी, p की 3 m वैल्यूज़ आएंगी, d की 5 m वैल्यूज़ आएंगी और f की 7 m वैल्यूज़ आएंगी। हर ओरिएंटेशन के लिए अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, सही है। तो अब वो क्या क्या हो सकती है, मैं आपको ये दिखाता हूँ वैल्यूज़। अब ये देखें, अब s p d f सबके लिए अलग अलग टेबल मैंने बना दी है यहाँ पर। s के लिए, p के लिए, d के लिए, f के लिए। s की हमें पता है सिर्फ एक ही s ऑर्बिटल होता है बस s में, उसको हमने 0 वैल्यू असाइन कर दी है। अब 0 के आगे और पीछे बढ़ाते हैं। अब p में 3 है तो 0 के आगे एक बढ़ा दे, 0 के पीछे एक बढ़ा दें, +1 -1। अब ये एक हो गया px, एक हो गया py और एक क्या हो गया pz। अब d के लिए 5 है तो 0 की इधर 2 बढ़ा दो और पीछे 2 बढ़ा दो, तो dxy, dyz, dzx, dx² -y² dz²। 5 ओरिएंटेशन की वैल्यूज़ आ गए। f में 7 है, 0 के आगे 3 बढ़ा दो, 0 के पीछे 3 बढ़ा दो, मतलब 0 के आगे +3 तक, 0 के पीछे -3 तक। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ओरिएंटेशन आ गए। ये सारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं। और कितनी आएंगी वैल्यूज़, जैसे इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7, तो वो पीछे हमने 12+1 फॉर्मूले से निकाल लिया। तो ये क्या बताती है, ओरिएंटेशन बताती हैं कि एक ऑर्बिटल, एक सबशेल कितने ओरिएंटेशन, कितने एक्सिस में लाई करता है। इसमें एक ही एक्सिस होता है, इसमें 3 एक्सिस होते हैं, इसमें 5 एक्सिस होते हैं, इसमें 7 एक्सिस होते हैं। समझ गए, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है। लास्ट हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या शो करेगा, व्हाट विल इट शो यू। अब स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बताएगा, स्पिन को बताएगा इलेक्ट्रॉन्स की ना, कि उसकी स्पिन कैसी है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये चौथा क्वांटम नंबर। तो अब इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, +12 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है। स्मॉल s से इसको शो करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब एक तरफ से, तो +12, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी स्पिन की, -12। तो ये 2 वैल्यूज होती है फ्रैक्शन में, इधर +12 या -12, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों तरह से स्पिन कर सकता है।
अब मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई n की वैल्यू अगर हमें दे देता है, n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब हमें किस शेल में जाना है, L शेल में जाना है। इसके बाद कोई हमें L की वैल्यू दे देता है 1, तो हमें किस सब शेल में जाना है, P सब शेल में जाना है। अगर कोई मुझे स्मॉल m की वैल्यू दे देता है 0, स्मॉल m की वैल्यू 0 दे देता है, नहीं, स्मॉल m की वैल्यू 0 सबके लिए हो सकती है। अब यहाँ L में जाने के बाद स्मॉल m 0, L अगर 1 है तो स्मॉल m की वैल्यू 3 हो सकती है ना, 0 + 1 -1 0 + 1 3 हो सकती है ना भाई। अब एक -1 है, एक 0 है, एक +1 है, तीनों P सब शेल के लिए। अब एक ये Px का है, एक Py का है और एक Pz का है। अब ये हमें चूँकि Py में जाना होगा, इसका मतलब Py में चलेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें दिखाई देगा। ये Py ना 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, एक क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। अब स्पिन क्वांटम नंबर मुझे कोई -1/2 दिखाई देगा तो मुझे किस इलेक्ट्रॉन तक जाना होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा ना, -1/2। मतलब सिंपल ही हमें इससे क्या पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का लुक या एड्रेस। मिसाल के तौर पे अब इसमें ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। n = 2 पे पहुंच गई, n = 2 आ गया। अब n = 2 के अंदर l = 1 मतलब P सब शेल। अब P सब शेल इसके अंदर होगा, अब P सब शेल है ना भाई, ये 3 होगा, एक तो बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये 2 और एक ये 3, ये हो गया हमारा Px, ये हो गया Py, ये हो गया Pz। अब हमें 0 है Py में जाना तो Py में चलेगा, ठीक है। अब Py में जाने के बाद अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो है ना वो ऐसे यू घूम रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे होगा, यू घूम रहा होगा। अब चूँकि -1/2 दिया हुआ है तो हम इस इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, इस तरह से घूम रहा है, चूँकि -1/2 है इसका, समझ गए। तो हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं किसी भी एटम के अंदर अगर हमें 4 वैल्यूज़ पता हो जाए तो। प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको शेल तक पहुंचाएगा, ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल तक पहुंचाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल तक पहुंचाएगा जो उसकी ओरिएंटेशन है, और स्पिन क्वांटम नंबर से आप इलेक्ट्रॉन तक पहुँचेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। एक बार घर जाके पढ़ोगे ठीक से तो मेमोराइज हो जाएगा आपको ये कि इसमें क्या पॉइंट्स हैं, क्या बातें हुई। तो मसला यहाँ तक क्लियर है, सारी चीज़ें। कुछ पूछना है, यू वांट टू आस्क समथिंग? नथिंग, एवरीथिंग इज़ क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसमें मैंने आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर्स तक बता दिए थे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक टॉपिक है जो बाकी है, इसके साथ ही चैप्टर क्लोज हो जाएगा, चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही बात है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कह लें या फिर आप कह लें इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो इन दोनों में ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को जिस पैटर्न से, जिस सीक्वेंस से फिल किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 4 रूल्स हैं। 4 रूल्स के अकॉर्डिंग उसको किया जा रहा होता है। N+L रूल, ऑफ प्रिंसिपल, हुन्स रूल और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 4 रूल्स हैं, N+L, ऑफ प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अभी क्या रूल्स हैं उसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है N+L रूल या ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, ये दोनों रूल्स एक ही जैसे हैं, N+L रूल हो या ऑफ प्रिंसिपल हो, दोनों एक ही बातें हैं। पहले मैं आपको ऑफ प्रिंसिपल बता देता हूँ। ऑफ प्रिंसिपल क्या कहते हैं? ऑफ असल में कोई किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये ऑफ जो है वो असल में एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, किसी चीज़ की तामीर करना, किसी चीज़ को तामीर करना, किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना, किसी चीज़ का बढ़ना, दैट इज़ बिल्डिंग अप। तो ऑफ प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल पहले हम इसी को समझते हैं।
कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी फिल्ड इन सब शेल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज। इट गिव्स द सेम एनर्जी ऑर्डर एज गिवन बाय n+l रूल। तो जो बात n+l कर रहा है वही ऑफ-वो कहता है। ऑफ-वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो फिल किया जाता है ऑर्बिटल्स में वो इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज़ के लिहाज से किया जाता है। मतलब जिसकी एनर्जी कम होती है पहले वो ऑर्बिटल फिल होता है, उसके बाद मोर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है। तो वो प्रिंसिपल के लिहाज से हम क्या करते हैं, एक टेबल तैयार करते हैं, एक चार्ट तैयार करते हैं जिसके तहत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब जैसे इसमें वो चार्ट आप किस तरह तैयार करते हैं, 1 से लेकर हम पहले 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 तक नंबर लिखते हैं, फिर 2 3 4 5 6, फिर 3 4 5, फिर 5, मतलब एक ऊपर से और एक नीचे से हम नंबर लीव आउट करते रहते हैं। क्या होगा आपने ऐसा आपको आता होगा। इसमें फर्स्ट कॉलम में जो है वो हम सबके साथ क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। सेकंड कॉलम में हम सबके साथ लगा देते हैं पी, थर्ड में सबके साथ लगा देते हैं डी, और लास्ट में हम लोग लगा देते हैं एफ। इसके बाद हम क्या करते हैं, डायगोनल में हम लोग कट कर देते हैं। डायगोनल में हम लोग कट कर देते हैं तमाम ऑर्बिटल्स को। इस तरह से डायगोनल में कट होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। मतलब फिर हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि पहले हमारे पास 1s आया, फिर 2s, फिर 2p, फिर 2p के बाद 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s, 3p के बाद 4s, फिर 3d। इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फिल किए जाते हैं और इसमें हमें पता होता है कि 1s की एनर्जी कम है 2s से, 2s की कम है 2p से, 2p की कम है 3s से, 3s की कम है 3p से, 3p की कम है 4s से, और 4s की कम है 3d से। तो इंक्रीज का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है ना, ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर कि लो एनर्जी ऑर्बिटल्स पहले फिल किए जाते हैं और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स जो हैं वो बाद में हम लोग फिल करते हैं। यही हमारे पास कहलाता है ऑफ-वो प्रिंसिपल। इसलिए 1s पहले फिल होगा, 2s बाद में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2s पहले हो जाए 1s बाद में हो जाए। तो ये एक अरेंजमेंट है, इसी को ऑफ-वो प्रिंसिपल कहा जाता है, ऑफ-वो का असूल। अब यही सेम चीज़ n+l बताता है, n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सब शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर n+l वैल्यूज़। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ऑर्बिटल में तो n+l वैल्यूज़ की इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से क्या होता है कि वो फिलअप हो रहा होता है। और अगर दो ऑर्बिटल्स के सेम n+ वैल्यू आती है तो इसकी n वैल्यू कम होती है, उसको पहले फिल आउट किया जाता है। तो ये जो ऑर्डर है ये n+l रूल के लिहाज से भी है। अगर हम इसको देखें ना तो ये n+l रूल के लिहाज से भी। n क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, n से मुराद यहाँ पर है दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l से मुराद यहाँ पर क्या हमारे पास है, दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जब हम कोई भी ऑर्बिटल लिखते हैं, जैसे कि अगर हम ऑर्बिटल 3D ऑर्बिटल लिखते हैं, कोई भी ऑर्बिटल जब लिखा जाता है ना बच्चों, तो उसका जो ये जो 3 लिखा हुआ है ना, जो नंबर लिखा होता है इसमें, ये किसको शो कर रहा होता है, n वैल्यू को शो कर रहा होता है। और d से हम लोग क्या शो करते हैं, l वैल्यू शो कर सकते हैं। अब आपको पता है, हमने पढ़ा था कल d के लिए l वैल्यू हमारे पास 3 और 2 होती है। ठीक है, तो ये तो पढ़ा था ना एजिमुथल। अब देखो अगर आप इन सब की निकालना शुरू कर दो तो आपके पास निकलेगा। अब n+l, इसके देखो ये 1 0, ये 2 0, ये 2 और ये 1, ये 3 और ये 3, तो ये सब नहीं लिख रहा मैं, मतलब हम बस l वैल्यू लिखते हैं 0 0 1 0 1 0 2। अब n+l लिखते हैं, इसका 1+l कितना आ गया, 1 ही आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l के लिहाज से फिल हो रहा है। जिसका n+l वैल्यू कम है वो पहले इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, जिसके n+l वैल्यू ज़्यादा है वो बाद में फिल हो रहे हैं। और अगर दो ऑर्बिटल्स के n+l वैल्यू सेम आ जाएं तो फिर क्या किया जाएगा, जिसका n कम है उसको पहले फिल किया जाएगा। इसलिए देखो 2p पहले फिल हो रहा है, 3s बाद में, जबकि दोनों की n+l वैल्यू सेम है। ये इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसी तरह से देखो 3p और 4s दोनों की n+l वैल्यू क्या है, सेम है ना, तो लेकिन n वैल्यू कम 3 जो है वो p की है, इसलिए 3p पहले फिल हो रहा है। समझ गए। तो ये 2 रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जो हमें पता है, कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं बता रहा मैं आपको, कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है ऑर्बिट में, ऑर्बिटल्स में, तो वो इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से होते हैं या इंक्रीजिंग n+l वैल्यूज़ के हिसाब से होते हैं।
चूँकि n प्लस वैल्यू जो है वो आपको एनर्जी ही बता रहा होता है। क्लियर है भाई? तो मसला तुम्हारी बात की है ना, 1:2, 2:2, 2p6, 3:3, 3p6, 4:2 करा है ना, ये तो बहुत बार किया होगा, ये वही चीज़ है। इसके बाद हमारे पास होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये थर्ड रूल है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? इट एक्सप्लेन्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में किस तरह से अरेंज है इलेक्ट्रॉन्स को, इसको एक्सप्लेन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ पॉलीइलेक्ट्रॉन एटम टू हैव सेम वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर्स। अगर किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसके चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ जाए। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम मिसाल ले लेते हैं, जैसे हीलियम की मिसाल ले लेते हैं। अब हीलियम जो है वो He2 4 होता है। हीलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। अब अगर हम एक को E1 कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1, और एक को हम कह देते हैं E2 इलेक्ट्रॉन 2। अब इसके लिए N की वैल्यू लिख लेते हैं, L की वैल्यू, M की वैल्यू और S की वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। देखो हीलियम के फर्स्ट शेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों के लिए N वैल्यू क्या आ जाएगी फॉर K शेल, और K शेल में सिर्फ S ऑर्बिटल होता है, S के अलावा सब शेल तो होता नहीं है। तो S के लिए L की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, चूँकि दोनों K में होंगे और दोनों S सब शेल में होंगे। ओरिएंटेशन, अब हमें पता है S की एक ही ओरिएंटेशन होती है, S के एक ही एक्सिस पर लाई करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर S का सिर्फ 0 होता है, पढ़ा था हमने कल, तो इसका भी 0, इसका भी 0। लेकिन जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, अब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी +1/2 और एक की -1/2। मीन्स एक जो होगा इलेक्ट्रॉन वो कैसा स्पिन कर रहा होगा क्लॉकवाइज, और एक कैसा स्पिन कर रहा होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यही वाले पॉइंट, इस पॉइंट की बात करेंगे। तो अगर किसी एटम में 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा कि सिर्फ कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज़ सेम आ जाए। अब आप देख सकते हैं इस केस में 1, 2, 3 तो सेम आ रहा है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास जो है वो अलग आ रहा है। कोई भी, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन वाले हैं ना। अगर आप सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उन 11 के 11 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर वैल्यूज़ चारों सेम किसी की भी नहीं होंगी, इसी 2 इलेक्ट्रॉन की। 3 तक सेम हो जाएगा, चौथा लाजमी अलग होगा। ये हमारे पास कहलाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर्स। इसी के साथ और करके ये एक और बात बताता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट कैन हैव वैल्यू, ये तो हो गया। ये एक और ये बात ये बताता है कि किसी भी एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बट विद अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों की स्पिन्स कैसी होती हैं, अपोजिट होती हैं। जैसे S के अंदर, S ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक E1 एक E2, दोनों के स्पिन अपोजिट, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। बस समझ में आ गए? तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब इसके लिहाज से 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में नहीं आना चाहिए, और आता भी नहीं। हम यही देखते हैं हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा किसी में नहीं आते है। px में 2, py में 2, pz में 2, s में 2, इस तरह से। तो मसला समझ में आ गया पॉली। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। लास्ट हमारे पास होता है आखिरी होन्स रूल, पढ़ा होगा आपने भी होन्स रूल। अब होन्स रूल किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ होन्स रूल? इसका एक और नाम भी इसका होता है, जैसे पीछे जो है ना न्यू बुक के अकॉर्डिंग, सॉरी, जब हम n+L रूल को हम लोग एक और नाम देते हैं, उसको विस वेजर रूल भी कहते हैं। विस वेजर रूल, साइंटिस्ट का नाम था विस वेजर, जिसने बताया था। तो विस वेजर रूल, ओल्ड बुक में हम सिर्फ इसको n+L बोला करते थे, लेकिन न्यू बुक में फर्स्ट ईयर के इसको हमने विस n+L के साथ विस वेजर रूल भी कहते हैं, दूसरा नाम है ये उसका। बाकी ऑफवो तो ऑफवो ही सिर्फ है, ये जर्मन वर्ड है, बिल्डिंग अप जिसका मतलब है। पॉली तो एक साइंटिस्ट पॉली के नाम पर, वुल्फगैंग पॉली एक साइंटिस्ट है,
इन्होंने पेश किया था, और हुंड भी साइंटिस्ट का नाम है, हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल क्या कहता है? इट एक्सप्लेन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये एक्सप्लेन करता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वो ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। जैसे कि px, py, pz, तीनों की एनर्जी सेम होगी, तो ये px, py, pz जो है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, ठीक है, जो कि जिनकी एनर्जी सेम होती है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो आप क्या करेंगे? पहले सिंगल में फिल करेंगे, उसके बाद आप लोग जो है वो पेयरिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन होगी। इसलिए इस रूल को हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी तो कहते हैं, पूरा नाम इसका हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कार्बन की बात कर लेते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2। अब 2p पर जो है ना, अब 2px 2py 2pz ये हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब इनमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो ऐसे नहीं फिल करेंगे कि 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और 2px पर हमने डायरेक्ट 2 लगा दिया और 2py पर 0 कर दिया और 2pz पर 0 कर दिया। ऐसा नहीं होगा, चूँकि जब ये क्या कहते हैं हर्ट्ज़ रूल कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स या सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स अगर आपके पास अवेलेबल हों तो सूरत में जब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे तो पहले सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल नहीं होगा, अब एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, फिर एक इसमें होगा, फिर उसके बाद चौथा फिर इसमें होगा। ये कहलाता है हर्ट्ज़ रूल, जो बताता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से होती है। सही है, बात समझ में आ गई? तो मसला बस ये हमारे पास चैप्टर 3 क्लोज हो गया ओवरऑल। उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना आपको पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, यही चीज़ें थी। तो बहुत आसान है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है वो पढ़ा हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी, हमें पढ़ना है बोहर्ट्ज़ एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स, हमें पढ़ना है ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स के शेप क्या होता है, हमें पढ़ना है क्वांटम नंबर क्या होता है, चारों क्वांटम नंबर क्या होते हैं, प्रिंसिपल एज़िमुथल मैग्नेटिक स्पिन, और हमें पढ़ना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, उसके 4 रूल्स क्या होते हैं, N+L रूल ऑफ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल या पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या होते हैं। तो ये ओवरऑल सिलेबस है पीएमडीसी का, इससे बाहर सवाल नहीं आ सकता मेडिकल के एंट्री टेस्ट में। तो ये आप टॉपिक को ज़हन नशीन कर लोगे तो ईजिली आप कर लोगे। अब इसके MCQs कर लेते हैं ताकि हम देख लें कि हमें कितना आया कितना नहीं आया।